ईरान ने जरा सा हमला क्या कर दिया था, इराक ने बवाल मचा दिया, यूएनएससी भी पहुंच गया और अपना राजदूत तक वापस बुला लिया। लेकिन इस मामले में अमेरिका के खिलाफ सिर्फ एक निंदा प्रस्ताव जैसा बयान जारी किया है कि भैया हमारी संप्रभुता में दखलंदाजी है ये। जी हाँ, जहां इस इलाके में अमेरिका के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वहीं अमेरिका के अंदर भी बाइडेन के लिए हालात बेहतर नहीं है। 800 बड़े अधिकारियों ने गाजा को लेकर जिस तरीके की नीति बनाई गई है, पिछले 4 महीने से जो चल रही है, देखने में आ रही है, उसको लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। इससे पहले कुछ अधिकारी कर्मचारी वहां भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। तो क्या हो रहा है अमेरिका में? बेल्जियम ने इजराइल के राजदूत को तलब किया है। कहा जा रहा है कि गाजा में बेल्जियम की एजेंसी पर हमला हुआ है। यूएनआरडब्ल्यू के इतने लोग मर गए, इतने पत्रकार मर गए, आम शहरी मर गए, बच्चे महिलाएं मर गए, तब तो तलब नहीं किया। सोशल मीडिया पे हल्ला मचाया जा रहा है कि गाजा में जाकर आईडीएफ के समर्थन में भारतीय फौजें लड़ रही हैं। कितनी सच्चाई है इस दावे में? चलिए, आम आदमी तो गरीब है, वो कह रहा है यहाँ भूख से मर रहा है, वहां जाके लड़के मर जाएगा, घर वालों को कुछ पैसा मिल जाएगा। जो पूर्व फौजी हैं उनको तो पैसा मिल ही रहा है ना पेंशन के रूप में, उन्हें क्या दिक्कत है? धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल, वो बुलेटिन जिसके जरिए हम आपके सामने देश ही नहीं पूरी दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरों का जिक्र करते हैं और साथ ही उनके कुछ पहलुओं पर चर्चा भी करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े होते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। और आज उनके साथ जिस मुद्दे पर हम अहम चर्चा करने जा रहे हैं, वो जुड़ा हुआ ईरान से समर्थित ताल्लुक रखने वाली फोर्सेस से, क्योंकि अमेरिका ने हमला कर दिया है इराक में और सीरिया में। कई दिनों बाद हमला किया है, अब क्यों किया है, हमला जो हुआ है उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, और ईरान अब क्या करेगा, इन्हीं सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कैसे हैं आप? अब तो दिल्ली में बेहतर मौसम हो गया है, बारिश के बाद तो कोहरा वगैरह नहीं हो रहा है। जी हाँ, कुछ बेहतर तो जरूर हुआ है और ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन भी घटा है बारिश के कारण। तो अभी दिल्ली थोड़ा सा बेहतर है पहले से। जी, लेकिन भारत की राजनीति में जिस तरीके का प्रदूषण घुस चुका है, संसद के अंदर भी दिख रहा है, झारखंड में भी नजर आ रहा है, ममता भी कुछ बोल रही हैं, उसका क्या होगा? उसका बिना क्रांति के कोई हल होने वाला नहीं है। यदि INDIA सत्ता में आ भी जाता है तो भले ही थोड़ा सा लोगों को चैन की राहत मिलेगी, लेकिन अंतिम समाधान वही है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के ही नेतृत्व में सरकार बने, नहीं तो इसके बिना और कुछ नहीं हो सकता है। जी, आपको लगता है अब क्रांति का दौर रह गया है? लोग आलसी हो गए हैं, लोग अब इन चीजों के बारे में करेंगे? क्योंकि क्रांति तो खून मांगती है। बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया। और आज के जितने वामपंथी दल हैं तकरीबन हताश हो चुके हैं, वो लड़ने के मूड में नहीं है, जनता को दोष दे रहे हैं। लेकिन पलटी कब होगा यह कहना मुश्किल है। वो 2013-14 की भी बात को भूल रहे हैं, पहले की बात छोड़ दीजिए। यूरोप में जो घटनाएं घट रही हैं किसानों के लेकर, उसको भी भूल रहे हैं। हमारे यहाँ किसानों का आंदोलन, उसका से ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन में भूल रहे हैं। उनकी खुद की तैयारी नहीं है। क्रांति होगा नहीं तो दूसरा रास्ता वही है, पूर्ण बर्बादी, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की। जी, मुझे लगता है क्रांति से अच्छा तो परिवर्तन होना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए। क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी बदलाव, साधारण बदलाव नहीं। बिल्कुल एक नया समाज जिसमें पूंजीपति वर्ग का रोल ना हो, मजदूर वर्ग और किसानों के का ही मुख्य रोल हो। जी, यह मेरी समझ है। ये तो सपनों की दुनिया जैसी बात हो गई सर। सपनों की दुनिया लग रही है, जरूर लग रहा है, लेकिन आप मानव समाज के 1 लाख वर्ष के पहले का इतिहास से आज तक देखें, उस समय के इतिहास से आज तक देखें, तो मुख्य बदलाव क्रांति के द्वारा ही हुआ है। चाहे वह राजतंत्र का खात्मा हो, पूंजीवाद का आगमन हो। अब पूंजीवाद अब जिस सड़ांध स्थिति में पहुंच गया है, पूरे विश्व एक बर्बादी की स्थिति में है। इसके साथ दो ही बस रास्ते बचे हुए, एक वह जो मैं कह रहा हूं, दूसरा जो पूर्ण बर्बादी की तरफ है। जी, जब गणराज्य को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गणराज्य की स्थापना की, गणराज्य का संविधान बनाया, लेकिन ये लोग तो राम राज्य की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्रांति की कोई बातें हो सकती हैं क्या? बल्कि यह सही मौका है कि राम राज्य के नाम पर जनता के जो मसले हैं, रोजगार से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, सब कुछ आप खत्म किए जा रहे हैं।
और केवल 30% जनता ही आपके साथ है, 70% आपके साथ नहीं है। और जिस ढंग से ये लोग बाकी राज्यों में भी, दिल्ली में देख लें, झारखंड में देख लें, बिहार में नजर आया, महाराष्ट्र में नजर आया, शिवसेना के सरकार को किस तरह से तोड़ा गया, वही कोशिश साउथ में चल रहा है। प्रजातंत्र का तो मायने ही खत्म हो गया, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मुखौटा उन्होंने रामराज का दे रखा है और पीछे में पूंजीवादी लूट है पूरी तरह से। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि गणराज्य को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं ये लोग। अब संसद में भी नहीं बोलने देते हैं। कल गौरव गोगोई ने ये जरा सा क्या कह दिया कि महाराज आते हैं और तमाम सांसद नतमस्तक हो जाते हैं जैसे कि किसी विशेष सम्राट का दरबार हो। खैर छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त भी नहीं होता है और लोग भी जो है वो कहेंगे कि डिबेट कौन सा है या बुलेटिन कौन सा है और क्या मुद्दा लेके बैठ गए। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। खबर सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह आज नौसेना को आईएनएस संधायक सौंपने जा रहे हैं। इसे कैसे देखा जा सकता है और क्या लाल सागर से जोड़कर इसको समझ सकते हैं कुछ? लाल सागर तो एक छोटा सा हिस्सा है जहां प्रैक्टिस में ये लोग जा रहे हैं और जहां तक मदद भी कर रहे हैं, वह नजर आ रहा है। उतनी ताकत भारतीय नौसेना की है, लेकिन भारतीय नौसेना ही नहीं, पूरे भारत के जो हुक्मरान है उनकी एक कल्पना है, एक चाहत है, यह शुरू से ही है कि हमारी नेवी जो है वह एक स्ट्रेटेजिक फोर्स बने या डीप सी नेवल फोर्स बने, यानी ब्लू वाटर दूर दराज तक जा सके। और उसके कोशिश में यह आईएनएस को जो नई युद्ध पोत सौंपी गई है वह एक सही कदम है, यदि उस हिसाब से हम देखें तो। और जहां तक रक्षा मंत्री की बात है तो उनको भी कभी कभी मौका मिलता है कुछ करने का, उन्होंने किया। जी कि आपने बहुत सही कहा कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीडिया के जरिए अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। खबर ये छपी है कि भारतीय वायुसेना ने लाल सागर में सोमालिया के डाकुओं ने जिन्हें किडनैप कर लिया था उन 11 ईरानियों को और 8 पाकिस्तानियों को रिहा कराया है। क्या जानकारी आपके पास है? जी हाँ, भारतीय नौसेना के वहां पे कई अड्डा हैं, मतलब कई वॉरशिप्स हैं, करीब 8 से 10 है, उसमें एंटी मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। और इन लोगों के पता नहीं भाई दूसरी या तीसरी घटना हो चली है हाल फिलहाल में, जबकि सोमालिया के समुद्री डाकुओं को इन्होंने भगाया है। और जी। सोमालिया के समुद्री डाकू अभी भी मान नहीं रहे, उनको मौका जहां भी मिलता है वह लूटने को तैयार है। और वहां पे भारतीय नौसेना का जो भी काम है वह प्रशंसनीय है, वह काम कर रहे हैं। और जहां तक मेरी समझ में है जरूर कहीं ना कहीं से उसमें अमेरिकी नौसेना का भी हाथ है, क्योंकि जो मेडे उनका कॉल होता है, जो मांग होती है, उनका खास फ्रिक्वेंसी पे आता है, इन्हीं को दिया जा रहा है, बाकी नौसेना नहीं आ रहे हैं। जी तो क्या भारत अमेरिका की उस टास्क फोर्स में शामिल हो गया है जो लाल सागर के लिए बनाई थी हुतियों के खिलाफ, यमन के खिलाफ? इनडायरेक्टली हो सकता है, लेकिन खुलेआम रूप से भारत उसमें शामिल होने की हालत में नहीं है, ना होना चाह रहा है, यह नजर आ रहा है। जी चलिए खैर अब रुख करते हैं मालदीव का, क्योंकि वहां से एक बुरी खबर है। वहां की सरकार ने कहा था भैया अपने फौजियों को वापस बुला लो। तो अब 10 मार्च से अभियान शुरू हो जाएगा और 10 मई तक तमाम फौजी वहां पर बदल दिए जाएंगे। जी हाँ, मालदीव के जो नए राष्ट्रपति आए, जो उनका अभियान था कि अपने देश को भारत के प्रभुत्व से मुक्त रखे, उसमें सफल होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने काफी हंगामा मचाया। वहाँ की जो टूरिज्म था, जो भारतीय टूरिस्ट के आधार पर चलता था, वहाँ से लोगों ने करके तकरीबन बंद करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ से वहीं पर चीन और दूसरे जगह के टूरिस्ट आ रहे हैं, और चीन ने वहां पर इतनी मदद देने की बात की होगी। और भारत अंततः इस छोटे द्वीप बट सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र से अपनी सैन्य शक्ति को वापस ला रहा है, जो राजीव गांधी के समय से वहां पर शुरू हुआ था। जी क्या इसके जरिए भी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेला जा सकता है? कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन बात चली नहीं, वहां से बन नहीं रहा है। और उनके पास बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। एक चीज यह भी बता दूं कि राम राज्य के बाद भी, राम मंदिर बनाने के बाद भी, इन्हें बिहार और झारखंड जैसे जगहों में क्यों जाना तोड़ना पड़ा? क्योंकि इन्हें साफ दिख रहा है कि वह काफी नहीं है इनके लिए। इसलिए 2024 यानी इस वर्ष मार्च अप्रैल जब भी चुनाव हो, उसमें इनको इलेक्शन कमीशन और वहां के पुलिस और वहां के प्रशासन को अपने हाथ में लेने की जरूरत है, और इसलिए यह कार्रवाई कर रहे हैं। जी ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट रेस किया और अपने वीडियो में जो आपने अपने चैनल पे अपलोड किया उसमें भी आपने ये चीज़ें कही हैं। जो लोग बारीकी से पूरे मसले को देखना सुनना चाहते हैं तो हमने कम्युनिटी टैब पे डाला, वहां पे जा सकते हैं। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। मलेशिया से खबर आ रही है कि वहां पे बहुत सारे जो रोहिंग्यास जो हैं वो सेंटरों में रखे गए हैं। एक सेंटर से 100 रोहिंग्यास निकल कर भाग गए, एक दुर्घटना में मर भी गया है।
क्या मामला है सर? रोहिंग्या की जहां तक बात है, म्यांमार यानी बर्मा में सू किंग जब वहां की राष्ट्रपति तो नहीं बनी थी, क्योंकि संवैधानिक रूप से रोक था, लेकिन उन्हीं के कब्जे में था और उन्हीं के मदद से उनकी सेना ने, जो बाद में उनको हटा के उन्हीं को जेल में डाल दिया। अजीब वो गरीब कहानी है, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि रोहिंग्या के वहां से तकरीबन 50% आबादी को उन्हें बेदखल कर दिया गया, बिना सीए एनआरसी भारतीय संस्करण में देखा जाए को लाए हुए उनको बर्मा के नागरिकता से हटा दिया गया। भारी संख्या में उनका जनसंहार हुआ, जिसमें केस अभी भी आईसीजे में चल रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और बड़ी भारी संख्या में भागे। संक्षेप में बताऊं तो 7.5 लाख करीब बांग्लादेश में है और इंडोनेशिया में नहीं, माफ कीजिएगा, मलेशिया की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख वहां है। भारत में केवल 40,000 है, जहां पे काफी यहाँ के लोग हंगामा मचा रहे हैं कि रोहिंग्या आके भारत को बर्बाद कर रहा है। ऐसे कुछ नहीं है। मलेशिया में जहां तक बात है, एक रोहिंग्या का सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। उसके बाद से पता नहीं क्यों हुआ कि जहां इनका शरणार्थी शिविर है वहां पे हंगामा हो गया भारी संख्या में। और जैसा आपने कहा कि 100 से अधिक लोग वहां से भागे, करीब 11-12 लोग वो भी भागे जो म्यांमार से वहां है लेकिन रोहिंग्या नहीं है। और इस पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना बताऊं कि बांग्लादेश के बाद यदि कोई इनको मदद कर रहा है रोहिंग्या को तो वह मलेशिया ही है। लेकिन फिर भी इनकी हालत वहां के ब्यूरोक्रेसी और करप्शन के कारण बहुत बुरा है। और एक चीज और बता दूं कि पूरे विश्व भर में 3.5 से 4 करोड़ शरणार्थी हैं। सीरिया से, बर्मा की बात हम कर ही रहे हैं, और अन्य देशों से जिसमें मेक्सिको भी है। और इस 21वीं शताब्दी की, जहां तक आप कह रहे हैं कि क्या इस पूंजीवादी प्रजातंत्र में सुधार नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता नहीं हो सकता। वैसे हम लोगों को जहां भी हो इन शरणार्थियों के साथ में आना चाहिए। और यूरोप के कई देशों में इनके पक्ष में आंदोलन खड़ा हो रहा है। भारत में यहाँ के मूर्ख लोग इनके विरोध में खड़ा हो जाते हैं, ना समझते हुए कि इनका विरोध करने का मतलब है खुद के विरोध में अपनी सरकार को मजबूत कर रहे हैं। जी क्या करें, वो उनका चाल चरित्र और चेहरा ही असली वही है। खैर, फिर ये खबर आ गई है कि नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर डाला। ये लगातार दूसरे चौथे दिन क्या हो रहा है वहां पे? नॉर्थ कोरिया ने इस बार लैंड टू एयर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। बहुत करते हैं, लैंड टू लैंड है, एयर टू लैंड है। और क्रूज मिसाइल का लिमिटेशन है बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में, फिर भी बड़ा ही सक्षम है। इसकी दूरी भी बहुत कम नहीं है, स्पीड कम होने के बावजूद भी। तकरीब ये ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी या साउथ कोरिया से मिसाइल आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूरी पर ये इन्होंने परीक्षण किया है। अब इसके लिए साउथ कोरिया जितना भी हंगामा मचाए, जापान जितना भी शोर मचाए, अमेरिका अब कुछ आगे कर सकने में सक्षम नहीं, क्योंकि बाकी हर जगह वो घिरा हुआ है और नॉर्थ कोरिया इस मामले में बल्ले बल्ले जो चाह रहा है वो कर रहा है। जी लगता है बाइडेन की बुजुर्गी का कुछ ज्यादा ही फायदा नॉर्थ कोरिया को पहुंच रहा है। खैर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि काले सागर के अंदर उसने ड्रोन चलाया और रूस के जहाज को डुबो दिया जिस पर मिसाइल था। जी हाँ, 2-3 दिन से वो हमेशा कर रहे हैं। 2-3 दिन से क्रीमियन पेनिनसुला में वहां पे वह बड़ी जबरदस्त रूप से मिसाइल भी छोड़ रहे हैं अपने सुखोई और मिग से। उनके पास वो ब्रिटिश मिसाइल है लॉन्ग रेंज के, उससे भी कर रहे हैं, यूएवीज हैं। और इस पर्टिकुलर जहाज जिसको डुबो दिया गया है, यह सच्चाई है, रशिया ने इसे स्वीकार किया है। इन्होंने अंडरग्राउंड ड्रोन से या अनमैन्ड सी शिप से, जैसे अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं, यूएवीज होते हैं, वैसे ही सी के साथ है इसमें से, और इकट्ठे इन्होंने आक्रमण किया था। रशिया ने बाकी सबको तो मार गिराया, लेकिन एक वहां पहुंच गया और इसे डुबो दिया है। इसमें साथ में यह भी है कि इसी समय ब्लैक सी में अमेरिकन और नेटो के जहाज उड़ रहे थे कुछ दूरी से और इनको गाइड भी कर रहे थे। जी एक सवाल यहाँ पे पैदा हो जाता है, क्या ऐसा ही परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया है, पानी के अंदर ड्रोन वाला? जो पानी वाला ड्रोन उसका काफी अधिक पावरफुल है। वह तो मतलब लॉन्ग रेंज भी है, स्टेल्थ भी है, यानी छुप के भी जा सकता है। उसमें क्रूज की भी फैसिलिटीज है, यानी उसको वो गाइड भी कर सकते हैं। और वह न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बॉम्ब भले ही बड़ा ना हो, लेकिन इतने मात्रा में काफी हो कि 25 से 50 किलोमीटर दूर में यदि विस्फोट अंडर सी भी करता है तो इस इलाके में जितने भी दुश्मनों के जहाज हैं या सबमरीन को बर्बाद कर सकता है। वह बहुत बड़ा चीज है इसके तुलना में। जी
दुनिया को बर्बाद करने के लिए ये लोग हथियार बना रहे हैं। अब तो वो इजाद सीधे होती नहीं। एक जमाना था फ्रिज लाया जा रहा है, चलो भाई चीजें व्यवस्थित तरीके से रखी जा सकें। एसी लाया जा रहा है, ठंडे का मजा लिया जा सके, गर्म का मजा लिया जा सके, लेकिन बर्बादी की चीजें ज्यादा बनाई जा रही है। इंटरनेट भी बर्बादी की एक बहुत बड़ी चीज बनता जा रहा है। खैर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आईसीजे ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ जनसंहार मुकदमे की सुनवाई करेगा। आईसीजे के पास यूक्रेन गया था कि रशिया जनसंहार कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो, और रशिया ने हम पर आक्रमण किया है। इसके पहले आईसीजे ने वर्डिक्ट दिया था कि रशिया इमीडिएटली युद्ध रोके, जिसको रशिया ने नहीं माना। जहां तक जनसंहार की बात है, आईसीजे ने कह दिया है कि रूस के जनसंहार के खिलाफ वह कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यूक्रेन ने जो कोशिश की थी कि रशिया जो हम पर आक्रमण किया है, इस आधार को बना के कि यूक्रेन जनसंहार कर रहा है रशिया से सटे हुए डीपीआर एलपीआर में, जो कि अब रशिया का हिस्सा बन चुका है। तो रशिया भी इसके खिलाफ गया था, आईसीजे के खिलाफ। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, एक दूसरे के खिलाफ लगा रहे हैं, लेकिन आईसीजे ने इस पे एक वर्डिक्ट ये मान लिया यूक्रेन का कि ठीक है, हम इस पे हम देखेंगे कि वहां पे तुमने जनसंहार किया कि नहीं किया। और यूक्रेन इसको अपना विजय इस रूप में मान रहा है कि आईसीजे वर्डिक्ट देगा यूक्रेन के पक्ष में। हालांकि क्या देगा वो पता नहीं, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, कि यूक्रेन एक्चुअली जनसंहार नहीं कर रहा था डीपीआर और एलपीआर में, लुगांस और दोनेस्क रीजन में, जिसके बहाना लेकर रूस इस पर आक्रमण कर रहा था। यदि वह देता ऐसा वर्डिक्ट, तो रूस का जो बहाना था तथाकथित रूप से आक्रमण करने का, वो खारिज हो जाएगा। तो इसको जनता इस रूप में समझे कि आईसीजे भी फंसा हुआ है कि किसके पक्ष से दे, किसके पक्ष से ना दे, लेकिन रशियन जनसंहार को मानने को भी तैयार नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आईसीजे फंसा हुआ है। म्यांमार पे आज तक फैसला नहीं आया। बताइए कितने जी साल पुराना मामला हो जी चुका है कि वहां पे जनसंहार हुआ है। अब ये गाजा का मामला है, ये भी सालों लटका रहेगा और ये भी लटका ही रहेगा। लेकिन जिस दौर में गाजा पर आईसीजे ने सुनवाई की और एक जजमेंट दिया कि अच्छा वो इस पूरे मामले को सुनेगा इसराइल के खिलाफ, उस दौरान ये फैसला आना सवाल तो उठाता ही है। खैर, अब गाजा से जुड़ी हुई खबरों का रुख कर लेते हैं। पहली खबर आ रही है कि अमेरिका ने हमला कर दिया है इराक और सीरिया में ईरान से जुड़े हुए फोर्सेस पर, और दावा किया जा रहा है कि 85 ठिकानों पर हमला किया है। क्या अकेले हमला किया है या इसके साथ और भी कई देश इस हमले में मिले हुए थे, और क्या नुकसान की जानकारी है? इन्होंने हमला किया है, और आपके शब्दों में बाइडेन बाबा ने इसका आदेश दिया था। बाइडेन बाबा ने दिया था, मोटे वाले ऑस्टिन लॉयड ऑस्टिन दोनों ने दिया था, दोनों की तरफ से है। हालांकि बाइडेन के कहने पे ही ऑस्टिन ने दिया, लॉयड ने दिया, जो भी है। इन्होंने हमला किया है 85 ठिकानों पे। इन्होंने कहा है कि हमारा जो आक्रमण था इराक और सीरिया के जगहों में आईआरजीसी के खिलाफ, और ईरानियन समर्थित जो भी उसके फोर्सेस है, रेसिस्टेंस फोर्सेस, उसके खिलाफ, और सफल हुए हैं। लेकिन साथ साथ यह भी नजर आ रहा है कि इस 5 दिनों का जो मौका मिला, ये लोग इतने मूर्ख नहीं थे, इन्होंने उसको काफी डिस्पर्स कर दिया था। वहां से अधिकांश जो आर्म्स ऑपरेशन थे उन्होंने फैला दिया था, उन जगहों को ढक दिया था, उसकी कोशिश ढक दिया था, जिसको कैमोफ्लाज कहते हैं अंग्रेजी में। और इसलिए इनका जो आक्रमण था वह अधिक से अधिक 10 से 20% ही सफल रहा। हालांकि आईआरजीसी के कुछ कमांडर या कुछ सैनिक मारे गए, यही इनका हुआ है। और इनकी जो बेइज्जती हुई थी उसका उन्होंने इनडायरेक्टली अपना बदला लिया है, अपना चेहरा फिर से वापस लाया कि हम बड़े ताकतवर हैं। जहां तक और देशों की बात है, सरप्राइजिंगली यूके ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जो हमेशा हर जगह कहता है। हालांकि इजराइल ने सीरिया में कई मिसाइल मारे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पहले से ज्यादा की तुलना मारे हैं, लेकिन सीरिया में भी किसी खास नुकसान की बात नहीं है। हुतीज अपने आक्रमण जारी रखे हैं, उन्होंने रेड सी में मारा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जॉर्डन ने भी हमले किए, हमले में हिस्सा लिया है अमेरिका के साथ। जॉर्डन के बारे में मुझे खबर नहीं है। जहां तक जॉर्डन की बात है, उसके एरिया का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जॉर्डन के मिसाइल जो है, जो उन्होंने किया हुआ है, बेसिकली जॉर्डन के अपने अंदर ही उसके जगहों पे वो मारने की खबर है। लेकिन सीरिया मारने की बात है वो मुझे नहीं मालूम है, या उससे सटे हुए वो लोग जो जॉर्डन के खिलाफ कर रहे हैं वहां तक हो सकता है। डीप सीरिया में ये लोग नहीं पहुंचे, आईआरजीसी के खिलाफ ये लोग नहीं गए। जी, इसके अलावा खबर ये चल रही है कि अब इसके बाद ईरान क्या करेगा।
क्या ईरान कोई जवाब देगा? क्या ये जंग फैल जाएगी, बड़ा विवाद का रूप ले लेगी, या ईरान भी कहेगा अच्छा कोई ज्यादा नुकसान तो हुआ ही नहीं है, जाने दो, इतना तो वैसे भी होता रहता है आम दिनों में? पेंटागन और नेटो के एक्स जो रिटायर होके टॉप चीफ्स जितने हैं, उनका कहना है कि ये लड़ाई जो है, ये जो अमेरिका ने किया, इससे कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ईरान के खिलाफ तो हमला किया ही नहीं, जो मुख्य मुद्दा है। ईरान को यदि आप दोषी मानते हैं, अमेरिका ने माना है कि उसके जो 2 सैनिक मारे गए या और भी घायल हुए, उसके पीछे सीधे के सीधे ईरान का हाथ है। आपने तो कुछ किया नहीं, ना आपने कुछ बर्बादी में करने की बात की। जहां तक ईरान की बात है, वह अभी खामोशी से देख रहा है, इसकी निंदा करना अलग बात है। इराक ने भी निंदा की है कि हमारे सॉवरेंटी में आपने दखल दी, लेकिन ईरान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, ईरान के ऊपर सीधा का सीधा आक्रमण नहीं हुआ। अब ये देखने वाली बात होती है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका सीधे के सीधे एक दूसरे से युद्ध में आएंगे, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि युद्ध खींचता है, इनकी परिस्थितियां खींचती है इनको, ना चाहते हुए भी युद्ध में आ सकते हैं। देखते हैं जी। सही बात है, कॉमिक के ड्रॉ की तरह हैं ये लोग, खून के प्यासे हैं ये लोग। खैर, बात करते हैं इराक की भूमिका को लेकर। ईरान ने जरा सा हमला क्या कर दिया था, इराक ने बवाल मचा दिया, यूएनएससी भी पहुंच गया और अपना राजदूत तक वापस बुला लिया। लेकिन इस मामले में अमेरिका के खिलाफ सिर्फ एक निंदा प्रस्ताव जैसा बयान जारी किया है कि भैया हमारी संप्रभुता में दखलंदाजी है ये। संप्रभुता में तो है, उतना तो बोलना उसकी मजबूरी है, चूंकि ईरान के समर्थन से और ईरानी रेसिस्टेंस फोर्स के समर्थन से वो सत्ता में आए हैं, और यह मांग पुरानी है और अजीबोगरीब है। हाना हो रहा है, अमेरिका कभी कहता हम वापस ले रहे हैं, उनकी जो फॉरेन की जो मिनिस्टर हैं न्यूलैंड, वो कहते हैं नहीं वापस लेंगे, फिर कोई दूसरा कहता हाँ बातचीत चल रही है, फिर तीसरा कहता नहीं हम नहीं, अभी ऐसा हमने कोई आश्वासन नहीं दिया है। यानी अमेरिका वहां से हटना नहीं चाहता है। इस बीच में इराकी रेसिस्टेंट फोर्सेस ने इस युद्ध के दौरान कई अटैक किए हैं, सीरिया और इराक दोनों जगह में अमेरिकी फोर्सेस पे। कितने घायल हुए या मरे या क्या नुकसान हुआ पता नहीं है, लेकिन यह बरकरार है और अमेरिका को यह फोर्स कर रहा है कि वो वापस आए। यदि थोड़ा सा और यदि ईरान इसमें जोर लगा दे तो अमेरिका को भागना पड़ेगा जी। जी हाँ, जहां इस इलाके में अमेरिका के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वहीं अमेरिका के अंदर भी बाइडेन के लिए हालात बेहतर नहीं है। 800 बड़े अधिकारियों ने गाजा को लेकर जिस तरीके की नीति बनाई गई है, पिछले 4 महीने से जो चल रही है, देखने में आ रही है, उसको लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। इससे पहले कुछ अधिकारी कर्मचारी वहां भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। तो क्या हो रहा है अमेरिका में? यह मेरी नजर से एक बड़ी घटना है। यह मीडिया में ज्यादा नहीं, आप इसको ला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। याद होगा कि भारत में भी समय समय पर भूतपूर्व काम, मतलब जो सत्ता में है वो ने, भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों ने, आईएएस आईपीएस, उन्होंने भी यह प्रस्ताव लाया था कि जो हमारे सत्ताधारी वर्ग है, जो हमारी सरकार है, वो जो कर रही है, जिस तरह से यहाँ की सोसाइटी को तोड़ मरोड़ रही, अच्छी बात नहीं, उसको खारिज कर दिया गया था, उन्हें देशविद्रोही घोषित कर दिया गया था, है ना। अमेरिका में 800 यह कम मात्रा नहीं है, 80 भी होते तो एक बड़ी बात ही होती, क्योंकि वह लोग अभी पावर में है। ये लोग बड़े बड़े अधिकारी लोग, उसके साथ जनता का भी जो विद्रोह बढ़ता जा रहा है, बाइडेन के खिलाफ जो एक आंदोलन हो रहा है, यह इसके बावजूद की घटना उस तरह की नहीं है जिस तरह की यूरोप में किसानों का आंदोलन चल रहा है, दुनिया में चल रहा है। यह बड़ी है और एक जनमानस को तैयार करने में पूरी पूरी की तरह आ रही है, खड़ी हो रही है। और यह अमेरिका के लिए केवल विदेशों में नहीं, अंदर में भी एक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। पूरी अमेरिका जनता खड़ी हो रही है और यहां से मुझे लगता है कि अमेरिकी जनता एक और भी सुर आ रहे हैं कि क्या हम बाइडेन और ट्रंप के बीच में, यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में फंसे रहे, कि या हम तीसरी अल्टरनेट की तरफ ढूंढे, जिसकी बात मैं कर रहा हूं जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कोई तीसरी व्यवस्था बनाई जाए और इन सबसे बाहर निकला जाए। रुख करते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का एक सांसद है माइक फिरीर, उसको लेकर खबरें छप रही हैं। और इसके अलावा जो डेविड कैमरून है, जो कल तक ये कह रहा था कि भैया हम फिलिस्तीन का दर्जा देने को तैयार हैं राज्य का, अब वो कह रहा है कि जब तक गाजा से हमास नहीं हटेगा तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। शुद्ध बदमाशी है ये। जहां तक जिनकी आप बात की आपने, फ्रेयर या जो माइक, जो भी इनका नाम हो, यह उस जगह से जीतते हैं नॉर्थ लंदन में, जहां यहूदियों की भारी संख्या में या बहुतायत भी है। और ये कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत दबाव है, इनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है मुस्लिमों द्वारा और प्रो
फलस्तीन के जो लोग हैं उनके द्वारा। ये कितना बड़ा झूठ है। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सेना है, तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारे पुलिस है, और कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस पे यहां तक कि देखिए इस छोटी सी घटना के वहां के प्राइम मिनिस्टर सुनाक तक कहते हैं कि यह जी बड़ी जी। खराब बात है। यह प्रेस हद की कॉन्फ्रेंस कर मजाक, रहे हैं उस पे। जी हद की मजाक है और हद की बदमाशी है। जहां तुम्हारी धरती खिसक रही है, पूरी तरफ लग रहा है कि गाजा में होने वाले जनसंहार के तुम साथ हो, वहां उसको दबाने के लिए तुम इस तरह की नौटंकी कर रहे हो। और हम्म। जहां तक आपने भूतपूर्व वो प्रधानमंत्री की बात की, उनका भी नौटंकी और कुछ नहीं है। जबकि पूरी दुनिया भी इसके लिए तैयार हो रही है, भले हम्म। ही उसका आधा अधूरा हो, कि फिलिस्तीन को स्टेट के रूप में माने। और यूएनओ मानने को तैयार है, आईसीजी मानने को तैयार है, पूरे विश्व के अधिकांश लोग 170 देश मानने को तैयार है। तुम किस खेत की मूली हो भाई। और हमास को जहां तक अमेरिका के पक्ष में आ रहा है, कई जगह से जो प्रस्ताव आ रहे हैं, हमास का जो कोर्ट ने कहा, भले ही बाइडेन को उससे फ्री कर दिया हो, उन्होंने खुलेआम रूप में हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा। जी हम्म। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, जब इसराइल से विरोध हुआ तो डेविड कैमरून की कुर्सी हिल गई और उसने बयान दे दिया। देख ही रहे हैं आप, बताया सर ने कि कैसे एक सांसद ये कहता है मेरे ऊपर हमला हुआ और प्रधानमंत्री वहां का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बड़ा मुद्दा बताने लग जाता है। खैर कनाडा का रुख करते हैं। कनाडा कह रहा है जी हमास से जुड़े हुए जो चरमपंथी है ना, हम उन पर प्रतिबंध लगा देंगे। जी, ये थ्रूदेव ये प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। ये इनका प्रजातांत्रिक चेहरा तो उजागर हो गया था पहले ही। भारत हम्म। में आए, सिखों का साथ दिया, कुछ हद हम्म। तक ठीक है, वहां के सिखों को भी वो पूरी की पूरी अपने मंत्रिमंडल में भी लेते रहते हैं। हम्म। लेकिन ये किसका साथ दे रहे हैं, कौन से लोग हैं? यह है एक यूक्रेनियन वर्ल्ड कांग्रेस। ये मैंने हम्म। संयोगवश से कल ही पढ़ रहा था। और हम्म। इन्हीं के एक नेता हैं जिन्होंने एक गैलेक्सी या गैलियो डिवीजन बुक इन्होंने लिखा है। और इन हम्म। लोगों की कोशिश है, यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में नाजीज की एक सेना थी जिन्होंने पोलैंड में जाके जनसंहार किया था। और एक किताब में दिखाने की कोशिश है कि नहीं नहीं, इसमें जनसंहार जैसी कोई बात नहीं है, ऐसी साधारण से छोटी मोटी लोग थे, कुछ लोग मारे गए थे, जबकि पोलैंड इससे तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि कनाडा में जब जनसंहार हुआ था, यूक्रेन के बहुत से लोग भाग के वहां पर जमा हो गए थे। और वो लोग अभी भी नाजीवाद को कहीं ना कहीं से पूरी तरह से सहायता दे रहे हैं और हम्म। मदद कर उस बात को बढ़ा रहे हैं। और अब यहाँ की देश, यहाँ की सरकार कह रही है कि जो लोग हमास का नहीं बल्कि पैलेस्टीन की मदद की बात कर रहे हैं, पैलेस्टीन के स्वतंत्र देश बनाने की बात कर रहे हैं, उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। क्योंकि ये लोग, आई मीन बहुत घटिया बात है कि ये लोग एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट स्टेट की मदद कर रहे हैं। यह लोग बिल्कुल निम्न स्तर के जा चुके हैं, अमेरिका और इजराइल के बिल्कुल जूते में जा चुके हैं। इनकी कोई पूछने वाला नहीं इनके विचारों को, लेकिन ये विचार को फिर से फैला रहे हैं। जी एक सवाल मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है। हम जी लोग ये सोचते थे यूरोप और पूरा वेस्ट ये मानवाधिकारों के मामले में बड़ा जो है लिबरल है और बड़ी चिंता करता है, बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की। आपको नहीं लगता गाजा जंग ने इनके चेहरे से नकाब उतार दिया है? बिल्कुल उतार दिया है, बिल्कुल उतार दिया है। यूक्रेन तो था ही था। यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन की स्वतंत्रता की बात करके नकाब कुछ हद तक इन लोगों ने रोका था। लेकिन जब गजा में ऐसा हुआ और वहां पे यह दिखने लगा कि शायद अमेरिकी अड्डा जो है, सैनिक अड्डा वहां पे अरब कंट्रीज में, वह भी हिल रहा है और ईरान बढ़ रहा है, रशिया भी वहां बढ़ने की संभावना बनती है, तो इन लोगों के नकाब खाली हो गए। और दूसरी बात देखें कि पूरे यूरोप में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड की, जिसमें अमेरिका, कनाडा ये सब जी। हैं, जापान भी मिले हैं, वहां के जो जनता है उनके रहन सहन की, स्पेशली जब महामारी जो आया और उसके बाद से कोरोना वायरस का, उसके बाद से जो जनता की जो स्टैंडर्ड है हर तरह घटा है। यहाँ तक कि स्वीडन, नॉर्वे, जिसको कहते हैं कि वह दुनिया का एक ड्रीम लैंड है, वो हर जगह वहां की स्थिति खराब हुई है। अब उसको दबाने के लिए क्या उपाय बचता है? भारत में राम राज्य है, वहां पे नाजी को फिर से वापस लाने की बात है, हिटलर की फासिज्म को लाने की बात है, वहां पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात है, वहां पे जी। अर्जेंटीना जैसा अपने विश्व गुरु बनने की कोशिश में है। यही चीजें हो रही हैं। ठीक है। जी अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम ने इजराइल के राजदूत को तलब किया है। कहा जा रहा है कि गाजा में बेल्जियम की एजेंसी पर हमला हुआ है।
यूएनआरडब्ल्यू के इतने लोग मर गए, इतने पत्रकार मर गए, आम शहरी मर गए, बच्चे महिलाएं मर गए, तब तो तलब नहीं किया। तब तलब नहीं किया। इस तलब करने के एक और कारण है। बेल्जियम ने यह भी कहा है कि जो जनसंहार हुआ उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि वह बिना कारण के हो रहा है और इजराइल को यह रोकना चाहिए। इन दोनों कारणों को मिलाकर उसने तलब किया। अब उसे नजर आ रहा है जब खुद के ऊपर आक्रमण हुआ है और यह चीज एनीवे यह एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं से तो तुम सुधरो। और यूरोप के कई देश अब, हालांकि अधिकांश जा रहे हैं अमेरिका की तरफ, लेकिन कई देश अब, जिसमें हंगरी और सब की हम बात कर चुके हैं, अब उस चंगुल से बाहर हटना चाह रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि हमारी जनता इस गाजा और इजराइल और जो यूक्रेन में हो रहा है हमारे ही खिलाफ जा रही है, तब हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और 2024 में जनता ही कुछ कर सकती है। पार्टियां जो मिलकर गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही थी, उसे तो सत्ता में बैठे लोग एक तरीके से हड़पने और उस पर डाका डालने की कोशिशों में लगे हुए। जनमानस अगर बन गया तो सच में कुछ हो सकता है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे हल्ला मचाया जा रहा है कि गाजा में जाकर आईडीएफ के समर्थन में भारतीय फौजें लड़ रही हैं। कितनी सच्चाई है इस दावे में? ये प्रश्न मैंने भी देखा था। मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन प्रश्न मैंने देखा था। मेरे जानते में कोई फौज नहीं है, लेकिन यहाँ के रिटायर्ड फौजियों की यदि मांग होती है, मजदूरों की मांग हुई थी, चूंकि वहां उन्होंने पैलेस्टीनियन को हर काम से हटा दिया, स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्क में। और हमें पता है कि यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार से 1 लाख से अधिक लोग पहुंच गए थे हरियाणा के उस केंद्र में जहां पे इनका चुनाव हो रहा था इजराइल भेजने के लिए। और हमने इसकी चर्चा की थी कि 1 लाख से 1.25 लाख रुपया महीना मिलेगा, मरने को तैयार है। कई तरह के लोगों ने भी कहा कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मरने, यहाँ भूखे मरने से अच्छा वहां जाके लड़के मरे, कुछ करें। तो अभी हमारे सैनिक नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पीछे यदि भूतपूर्व सैनिक जा रहे हैं, सीधे सीधे ना लड़े, लेकिन जहां यदि सेंटर में बैठने की बात है, जहां से कि गाइडेंस दे सके, कुछ अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कर सके, कुछ उसको ट्रेनिंग दे सके, तो इसकी संभावना बनती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिक वहां से ट्रेंड करके आए, इनका ज्वाइंट एक्सरसाइज भी हुआ है और वहां पे वो खप सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जवाब है मेरा नहीं, अभी तक इसकी जानकारी नहीं, अभी तक कोई सैनिक सीधे लेकिन किसी यहाँ ने ये नहीं। सवाल पैदा होता है ना सर, चलिए आम आदमी तो गरीब है, वो कह रहा है यहाँ भूख से मर रहा है, वहां जाके लड़के मर जाएगा, घर वालों को कुछ पैसा मिल जाएगा। जो पूर्व फौजी हैं उनको तो पैसा मिल ही रहा है ना पेंशन के रूप में, उन्हें क्या दिक्कत है? पूर्व फौजी की लालच है, जो हमारे कतर में ही ना, जहां फांसी की सजा मिली थी और हटाया गया। और ये लालच अजीब बुरी बला है कि वहां पे जाकर वो इजराइल के लिए वहां पे वो काम करना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा पैसे के लिए, हालांकि फांसी की सजा नहीं मिली। और ये शर्मनाक है किसी देश के फौजियों के लिए, वो भी ऑफिसर रैंक के, नहीं जवानों के लिए भी शर्मनाक है, मैं केवल ऑफिसर अलग नहीं कर रहा हूं, कि अपना ये जाके सीक्रेट बेच रहे हैं या सीक्रेसी के साथ दूसरे देशों के लिए, अपने देश के लिए करें तो एक शान की बात, हम कहते हैं कि शहादत दे रहे हैं, लेकिन वहां पे कतई शहादत नहीं, वो आप लालच के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लालच बुरी बला। और आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया और आपने बताया कि ये लोग वहां जाते हैं तो भैया यहाँ के जो सीक्रेट पॉइंट है उनके सामने शेयर तो करते होंगे, उस पर कभी हल्ला नहीं मचता है। यहाँ किसी को पकड़ लिया जाता है, साहब हनी ट्रैप का शिकार हो रहा था और जासूसी कर रहा था फलाने देश के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।